हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, जिस पर कि ये वीडियो आपको मिली गई है एग्ज़ाम हैकर के नाम से। आप अच्छे तरीके से इस बात को जानते ही हैं कि मेरा जो पुराना चैनल था उदय क्लासेस, वो चैनल मेरा हैक हो चुका है। उस वजह से मेरी उस चैनल पर क्लास नहीं हो पा रही हैं। तो जितनी भी क्लास हुआ करेंगी वो मेरी सब इसी चैनल पर हुआ करेंगी। अभी मैं आपको ऑफलाइन दे रहा हूँ क्लास, उसके लिए मेरी मजबूरी है। और मजबूरी केवल ये है कि जब तक मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक यूट्यूब की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पाऊँगा। और जैसे ही आप जितनी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करते हैं तो उसके बाद ही मैं कम से कम 6 से 7 क्लास पर डे आपको दूंगा। और आप भी ये प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी, मुझे भी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आप जानते हो कि करीब 500 क्लास के करीब मेरे पुराने चैनल उदय क्लासेस पर हो चुकी थी, लेकिन हालांकि उसके लिए मैंने रिपोर्ट वगैरह सब कुछ की हुई है। कोशिश कर रहा हूँ कि वो चैनल वापस आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता है तो कोई नहीं, नहीं आता है तो कोई नहीं। बाद बाकी ये चैनल आपका तैयार हो ही चुका है एग्ज़ाम हैकर, और इसी को आप आगे बढ़ाइए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, मेरा आपसे यही कहना है। और ये बात आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि अब तक इस पर जो कंप्लीट क्लास हुई हैं वो 3 क्लास आपकी हुई हैं। मैंने इंडियन पॉलिटी से यहाँ पर शुरू किया था इसको, यानी भारतीय राज व्यवस्था से शुरू किया था। और भारतीय राज व्यवस्था में मैं अब तक आपको 3 क्लास करा चुका हूँ, और ये इंडियन पॉलिटी की ये चौथी क्लास है। तो प्यारे भाइयों, जो पुराने जुड़े हुए हैं वो तो सबको पता है कि मेरी क्लास जो हुई हैं उदय क्लासेस चैनल पर वो किस तरीके से होती हैं और उनका लेवल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। लेकिन जो नए छात्र हैं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, वो भी एक बार पूरी क्लास करने के बाद उनसे मेरा ये कहना नहीं है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें, लेकिन इतना फ़र्ज़ उनका बनता है, अगर वो क्लास करते हैं और क्लास करने के बाद उनको लगता है कि हमको इससे बेनिफिट होगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चैनल उपयोगी है, तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और लगता है कि किसी दूसरे को भी इन चीज़ों की आवश्यकता है तो उसको वहाँ तक शेयर करें। तो प्यारे भाइयों, बिना कोई देरी किए हुए, बिना अपना समय बर्बाद किए हुए, देखिए शुरुआत में तो मैं हर क्लास में ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मेरा पुराना चैनल जा चुका है। नई शुरुआत तो नई होती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कोई नहीं, नई शुरुआत भी हमारी धमाकेदार ही रहेगी जैसे पुराने की चैनल पर रही थी। तो इंडियन पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था में हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। चौथे नंबर की क्लास है, जिसमें हम चौथे नंबर की क्लास के अब तक जो हमने 3 क्लासों में कवर किया था, उसमें हमने कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। और जब मैंने आपसे बात की थी कि हम भारत का संवैधानिक विकास जो है वो 2 फेजेज़ में पढ़ेंगे। एक कंपनी रूल इन इंडिया, भारत में कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने कवर किया। और दूसरा हम जो पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, वो पढ़ेंगे क्राउन रूल इन इंडिया, यानी भारत में क्राउन का शासन। तो यहाँ पर जैसा कि हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे, 1853 के चार्टर एक्ट तक हम पहुँच चुके थे, राजलेख अधिनियम को पूरा कवर कर चुके थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में था वो सारा का सारा समाप्त हो चुका था, और ये हम घोषणा कर चुके थे औपचारिक तरीके से पिछली क्लास में कि अब से आगे जो क्लास होगी वो भारत का संवैधानिक विकास तो होगा, लेकिन अब हम उसको दूसरे चरण में पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब क्राउन रूल। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पिछली क्लास में जो हमने प्यारे भाइयों कवर किया था कि 1853 का जो राजलेख अधिनियम था, उसमें जो हमने कवर किया था, उसमें हमने कवर किया था कि 6 BOD वर टर्मिनेटेड, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया था। उनकी संख्या 18 रह गई थी, जो पहले 24 हुआ करती थी। हैं, उसके बाद में 1853 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत रिटन एग्ज़ाम्स फॉर ICS इन इंडिया, यानी भारत में लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई थी। और लिखित परीक्षा की शुरुआत होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो बात आती है कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ करता था, उसका पद पहुँच चुका था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर, जो कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने लास्ट की क्लास में कवर किया था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो प्यारे भाइयों, जैसे ही 1853 का चार्टर एक्ट पारित करके भेजा गया ब्रिटेन की ओर से, उसके जस्ट 4 साल के बाद में 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, 1857 की क्रांति हो जाती है, 1857 का विद्रोह हो जाता है। और जिस समय 1857 का विद्रोह होता है
तो उस समय भारत में अंतिम मुग़ल एम्पायर जो शासन कर रहा था, जो अंतिम मुग़ल बादशाह था, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि बहादुर शाह जफ़र था। और बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल एम्पायर अंतिम था भारत के अंदर, उसको अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, कैद कर लिया। और कैद करने के बाद में बर्मा के रंगून भेज दिया। और बर्मा के रंगून भेजने के साथ ही भारत से मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, एंड हो गया। और मुग़ल साम्राज्य का एंड होने के बाद में फिर आगे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बंद कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने के बाद में भारत में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। और क्राउन के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्राउन का मतलब ताज, यानी ब्रिटेन का ताज जिसके पास होगा वही यहाँ पर शासन चलाएगा, चाहे वो महारानी हो चाहे वो महाराजा हो। तो कुल मिलाकर के 4 साल बाद 1857 की क्रांति में ही सबसे अंतिम मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र को कैद करने के बाद में बर्मा के रंगून में भेज दिया गया। और यहाँ पर भारत में अप्लाई हो गया क्राउन रूल, क्राउन का शासन। और यहीं से आगे के लिए हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी पोस्ट को बढ़ाकर के भारत का वायसराय बना दिया गया। तो अब तक जो हमने कंपनी रूल के अंतर्गत पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी कहानी पढ़ी थी। लेकिन जैसे ही अब हम क्राउन रूल पढ़ेंगे, तो क्राउन रूल के अंतर्गत प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी अब गवर्नर और गवर्नर जनरल नहीं होगा, बल्कि सीधा का सीधा उसकी पोस्ट बढ़ करके हो जाएगी क्या, वायसराय। तो यहाँ से आगे हम कवर करेंगे वायसराय के बारे में। और जिस समय भारत में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, उस समय अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में उस समय जो ताज का शासन चल रहा था, उस समय ब्रिटेन में जो महारानी हुआ करती थी उसका नाम था विक्टोरिया, जिसको कि आप लगभग सब जानते हैं। तो प्यारे भाइयों, चौथी क्लास की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर ये आपका 4 है। और आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना करके काम को आगे के लिए बढ़ाएं, अच्छे तरीके से नोट्सों को डिज़ाइन करें। क्योंकि मैं किसी भी तरीके की, न तो मैंने पिछली चैनल पर जो उदय क्लासेस चैनल था उस पर आपके साथ में कोई कमी छोड़ी है, नहीं मैं इस पर कोई भी कमी छोड़ूंगा। जितना भी कंटेंट मैं आपको कराऊंगा वो पूरा जो है कंप्लीट होगा। कोई भी पॉइंट आप देखेंगे, कभी भी सेट लगा करके देखेंगे, पेपर सेट लगा करके देखेंगे, तो आपको ये बात महसूस होगी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि मेरे द्वारा नहीं बताया गया है। हालांकि मेहनत करना आपका भी काम है, रिवीजन करना आपका भी काम है। तो प्यारे भाइयों, करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप अच्छे तरीके से समझ ही रहे होंगे कि हम कवर कर रहे हैं किसको, इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें हमारा जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर आज है हमारा 4। तो लेक्चर नंबर 4 इंडियन पॉलिटी में हम कवर करेंगे। और हम जो कवर कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम कवर कर रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत का संवैधानिक विकास प्यारे बच्चों हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने कंपनी रूल को कवर कर लिया। और कंपनी रूल हमारा समाप्त हो जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। अब यहाँ से आगे के लिए हम जो कवर करेंगे प्यारे बच्चों, वो करेंगे हम क्राउन रूल। क्या कवर करेंगे हम यहाँ से आगे के लिए, वो हम करेंगे क्राउन रूल, यानी क्राउन का शासन, क्राउन रूल इन इंडिया, यानी भारत में क्राउन का शासन। और भारत में क्राउन का शासन, क्राउन का मतलब जो होता है वो अपने आप में ताज होता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अब सीधा का सीधा ब्रिटिश की जो महारानी या महाराजा हुआ करते थे, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ब्रिटेन का ताज जिसके सिर पर था वही आकर के अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने के बाद में यहाँ से आगे के लिए शासन को चलाएगा। और यहाँ से आगे के लिए शासन जो है वो क्राउन रूल के तहत ही सारा का सारा शासन बोला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात 1853 के बाद 1857 की क्रांति होने के बाद में जब बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना करके बर्मा के रंगून में भेज दिया गया, तो मुग़ल साम्राज्य का यहाँ से समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा बिल्कुल। और पूर्ण रूप से अंग्रेज़ भारत में आकर के शासन करने लगे। और शासन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बंद कर दिया गया। और सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित करके भेजा गया। 1858 में सबसे पहले भारत शासन अधिनियम, जिसे हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट, अर्थात हम कह सकते हैं 1857 का भारत शासन अधिनियम। तो प्यारे भाइयों, एक एक बात मैं आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलूँगा, नो टेंशन रहिए। हिंदी वाले को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही भारत में क्राउन रूल स्टार्ट होता है, क्राउन का शासन स्टार्ट होता है, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा जाता है। और भारत शासन अधिनियम के तहत सबसे पहली औपचारिक घोषणा यही कर दी जाती है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया जाता है। और महारानी विक्टोरिया जिस समय 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके भारत के लिए भेजा गया था, उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी विक्टोरिया। इसी बात के लिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित करके भारत में भेजा और क्राउन रूल भारत में स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट यही बोला जाता है कि महारानी विक्टोरिया का यह एक घोषणा पत्र बोला जाता है। यानी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बोला जाता है, या डिक्लेरेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इसको क्या बोला जाता है? डिक्लेरेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके भेजा, तो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया उस समय हुआ करती थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, उस विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। और सामग्री घोषित करने की वजह से ही यह सबसे पहले भारत शासन अधिनियम जो 1858 का था, उसको डिक्लेरेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया बोला गया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। और उसका रीज़न केवल एक ही था कि यह अपने आप में महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक औपचारिक घोषणा थी, सार्वजनिक घोषणा थी। और ये जो घोषणा की गई थी, इस लेटर को जो पढ़ा गया था वो 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। लेकिन कहाँ पर पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको कब पढ़ा गया? तो आप ध्यान रखेंगे, उसको 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया। कहाँ पर पढ़ा गया? तो आप ध्यान रखेंगे, मिंटो पार्क ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसको पढ़ा गया। तो मिंटो पार्क ऑफ इलाहाबाद या इन मिंटो पार्क इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को इसको घोषणा पत्र को पढ़ा गया। और ये औपचारिक घोषणा कर दी गई भारत के अंदर कि अब भारत के अंदर कोई भी कंपनी का रूल नहीं रहेगा, जो कोई भी शासन चलेगा वो सीधा का सीधा किसका चलेगा? क्राउन का चलेगा। जो ब्रिटेन का क्राउन होगा, चाहे वो महारानी हो चाहे वो महाराजा, केवल शासन जो चलेगा वो उनका चलेगा, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर नहीं चलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात ये भी निकल करके आती है कि जब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसकी पोस्ट को बदल करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट हुआ करती थी, वो वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी कहने का मतलब, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय कहलाएगा। भारत का क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं बात बता दूँ आपको कि इस अधिनियम के तहत सबसे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ और भारत का सबसे पहला वायसराय कौन हुआ, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो वायसराय हुआ भारत का, या सबसे अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ, वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग, जिसके बारे में कौन नहीं जानता? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का सबसे पहला वायसराय या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और इस घोषणा पत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र कहलाया वो भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। और इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 में मिंटो पार्क में इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और ये पढ़ा किसके द्वारा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, जो भारत का पहला वायसराय या भारत का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि बताइए
महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसके द्वारा पढ़ा गया था सर्वप्रथम? तो ये औपचारिक घोषणा जो की गई थी वह वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये अपने आप में एक औपचारिक घोषणा थी और भारत को या महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया गया? भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा तो 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। तो 1858 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, कंपनी बंद कर दी गई 1858 में, क्योंकि अब शासन किसका चलना था? क्राउन रूल चलना था। और जब क्राउन रूल चलना था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनकी भी क्या ज़रूरत थी? तो ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेट एज वेल, यानी सभी के सभी ऑल BODs, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड एज वेल, यानी कहने का मतलब सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन सभी को क्या कर दिया गया? सभी BOD को निलंबित कर दिया गया। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया, क्योंकि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो चुकी थी। निलंबित कर दिया गया। तो सबसे पहला काम, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनको निलंबित कर दिया गया। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक न्यू पोस्ट बना करके तैयार कर दी गई। और वो न्यू पोस्ट क्या थी? जो कि सेक्रेटरी हुआ करता था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक राज्य का सेक्रेटरी बना करके तैयार किया गया। किसके द्वारा? तो ताज के द्वारा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा। तो एक न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ए न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना करके तैयार कर दी गई। और सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है आप यहाँ पर समझ सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य सचिव। तो यहाँ पर एक नई पोस्ट बना करके तैयार कर दी गई क्राउन रूल में 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, कि अब भारत का एक राज्य सचिव होगा। और राज्य सचिव का जो काम होगा वो वास्तव में राज्य सचिव कौन होगा? तो राज्य सचिव जो होगा, जो क्राउन रूल चल रहा था, जो कोई भी क्राउन होगा उसका सीधा का सीधा जो राज्य सचिव होगा वो प्रतिनिधि होगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन के बाद में जो दूसरे नंबर की पावर होगी वो किसके पास में होगी? राज्य सचिव के पास में। और राज्य सचिव का जो काम होगा, जो भारत का वायसराय होगा उसकी निगरानी करना होगा। तो यहाँ पर ये जो राज्य सचिव बनाकर के पोस्ट तैयार की गई क्राउन रूल के तहत, उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्य कार्य था, जो भारत में वायसराय के पद पर बैठा हुआ है उसकी निगरानी करना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो काम था वो क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे वायसराय की निगरानी करना। ये अपने आप में वास्तव में कौन था? तो वास्तव में आप ध्यान रखेंगे कि रानी या महारानी विक्टोरिया का कौन हुआ करता था? ये सीधा सीधा प्रतिनिधि हुआ करता था। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अब बात आती है कि इस राज्य सचिव की जो नियुक्ति की जाती थी वो कहाँ से की जाती थी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, राज्य सचिव की औपचारिक जो घोषणा की जाती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से की जाती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट से की जाती थी। यानी कहने का मतलब ही क्या हुआ? ब्रिटेन की संसद से घोषणा की जाती थी कि राज्य का सचिव जो है या भारत में जाकर के सचिव का पद कौन संभालेगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है घोषणा की जाती थी। और इसका जो काम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? जो वायसराय भारत का होगा उसकी देखरेख करना, उसकी निगरानी करना, ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये सारी की सारी घटनाएं घटित हुई। यहाँ तक अगर आपकी समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है मैं मिटाता हूँ, साथ के साथ आप लिखेंगे भी। इसके बाद 1858 के बाद 1859 गई, 1860 गई, 1861 में एक और अधिनियम बना करके भेजा गया जिसे जाना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से। यानी 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके
भेजा गया ब्रिटेन की ओर से, उसमें क्या क्या हुआ ये बात हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 1861, 1861 की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके भेजा गया ब्रिटेन की ओर से। और इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात करते हैं तो भारत परिषद अधिनियम, इसको बोलेंगे ही क्या, भारत परिषद अधिनियम 1861 में पारित करके भेजा गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जब तक कोई भी, अगर हम अधिनियम की बात करते हैं तो अधिनियम से पहले वह एक क्या होता है, एक बिल होता है। तो 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम को भेजा गया था, उससे पहले ये क्या होगा, एक बिल होगा। तो जिस समय ये अपने आप में एक बिल था, जिस समय ये अपने आप में एक बिल था, बिल का मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं जिस समय ये अपने आप में एक विधेयक था, जब तक ये एक्ट बनकर के पारित नहीं हुआ था, जब तक ये अधिनियम नहीं बना था, उसी समय पर 1860 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट बना करके तैयार कर दिया गया बाई जेम्स बिलियन या बाई जेम्स विल्सन। तो फर्स्ट इंडियन बजट बाई जेम्स विल्सन। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में से 1860 कहाँ पर आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्ट बनने से पहले, अधिनियम बनने से पहले वो अपने आप में क्या होता है, बिल होता है। और उस बिल में सारी की सारी गाथाएं लिखने के बाद में जितनी भी कंडीशन होती हैं, उसके बाद में उस पर अंतिम मोहर लगने के बाद में वह एक एक्ट बन जाता है। तो जब ये 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम बना, तो उससे पहले जब ये विधेयक था, जब ये बिल था, तो 1860 में पहला इंडियन बजट जो है वो पेश किया गया। अब यहाँ से पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा पेश किया गया, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत का सबसे पहला बजट जो पेश किया गया वो किसके द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। ठीक है, और आप यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखेंगे कि 1860 से जब भारत का पहला बजट पेश किया गया, उसी वर्ष से भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टार्ट इनकम टैक्स। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की शुरुआत हो गई, यानी कहने का मतलब आय कर की शुरुआत जो है इसी बिल के तहत, इसी विधेयक के तहत भारत में सर्वप्रथम हुई। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारत में सर्वप्रथम इनकम टैक्स की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, तो 1860 में। पूछ लिया जाता है कि बताइए किस एक्ट के तहत, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। क्वेश्चन बनता है कि बताइए उस समय काल में जो टैक्स लिया जाता था, जो इनकम टैक्स लिया जाता था वो क्या था। तो जो जिस किसी की भी इनकम 500 रुपये से अधिक हुआ करती थी, 500 रुपये की अधिक आय वाले व्यक्ति से अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो टैक्स लिया जाता था। लेकिन क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बनता है यहाँ से कि जब इनकम टैक्स की शुरुआत 1860 में हुई थी, तो उस समय भारत में वायसराय कौन था। तो ये बात मैंने आपको बता ही दी है कि उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो जब वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, तो यहाँ से नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हैं कि फादर ऑफ इनकम टैक्स भी किसे बोला जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग को। तो भारत के लिए फादर ऑफ इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन होगा, जो कि वायसराय था उस समय, लॉर्ड कैनिंग। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो फादर ऑफ इनकम टैक्स। तो कहने का मतलब आयकर का पिता, आयकर का पिता ही किसको बोला जाएगा, तो वो बोला जाएगा लॉर्ड कैनिंग को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक और जब दिमाग में उपज आती है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए विश्व का सबसे पहला बजट जो पेश किया गया वो कब किया गया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे पहला बजट 1773 ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा, तो रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, कोई बात नहीं, वर्ल्ड फर्स्ट बजट क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ। कब पहला, दुनिया का सबसे पहला बजट जो है वो कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के ही द्वारा किया गया था। और ब्रिटेन के द्वारा जो किया गया था ये 1773 में किया गया था। और 1773 में क्वेश्चन बनता है कि बताइए किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा।
तो रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। तो वर्ल्ड फर्स्ट बजट जो पेश किया गया वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा इसे पेश किया गया था। ये बात भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट करेंगे। क्लियर बात? इसी के बाद में इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं तो 1861 में ही शुरुआत हुई भारत में आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की। तो भारत में आईपीसी की जो शुरुआत हुई यानी इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड की शुरुआत हुई, अर्थात कहने का मतलब हिंदी में हम इसे कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1861 में आईपीसी की यानी इंडियन पेनल कोड की। तो भारतीय दंड संहिता की शुरुआत हुई थी 1861 में। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से एक और निकल करके आता है कि 1861 में ही वायसराय ऑफ इंडिया, जो भारत का वायसराय होगा, वायसराय ऑफ इंडिया जो भारत का वायसराय होगा, उसको ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई थी। ऑर्डिनेंस पावर, और ऑर्डिनेंस पावर का मतलब होता है प्यारे बच्चों अध्यादेश जारी करना। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताऊंगा कि अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है। देखिए, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में किसी के भी द्वारा कानून चलाया जाता है तो उसका कोई ना कोई कानून का कोई ना कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी उस कानून को चलाने की दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं आज की डेट में भारत के राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 123 के तहत अगर हम बात करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो अध्यादेश जारी करने की पावर जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 213 के तहत, तो 213 के तहत आर्टिकल 213 एक ही बात कहता है कि राज्यपाल के पास में भी अध्यादेश जारी करने की पावर होती है। देखिए, उसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब क्या होता है। प्यारे भाइयों, जब कभी भी कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो ये कानून तभी बनना संभव हो सकता है जब संसद में कोई भी सत्र चल रहा हो। और जब संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और किसी भी कानून को अत्यंत बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कानून बिना सत्र के बना करके तैयार कर सकता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो ऑर्डिनेंस पावर होगी, जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर होगी, वो बनाने के जस्ट जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, उस सेशन स्टार्ट होने के 42 दिन के बाद जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी उसके द्वारा बनाया गया कानून जैसे ही संसद में सत्र स्टार्ट होगा उसके 42 दिन के बाद में, लगभग 1.5 महीने के बाद में वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति अपनी ऑर्डिनेंस पावर का ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति वर्तमान की स्थिति में अगर अपने द्वारा बनाए गए कानून का अधिकतम से अधिकतम पालन करना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 महीने कर सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि हर हालत में संसद में अगर सत्र बुलाने की बात आती है तो हर हालत में 6 महीने के अंतराल पर सत्र ज़रूर बुलाना होता है। मान लीजिए कोई भी सत्र आज शुरू हुआ और कल कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई और सत्र नहीं बुलाया गया, तो 2 सत्रों की मैक्सिमम अवधि जो है वो कितनी हो सकती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम अवधि जो है वो 6 मंथ हो सकती है। 6 मंथ से ज़्यादा संसद में कभी भी गैप नहीं हो सकता है किसी भी सत्र को बुलाने का। और 6 महीने तो यहाँ पर राष्ट्रपति उसका प्रयोग कर सकता है कि 6 महीने तक कोई भी सत्र ना आए। 6 महीने के बाद में अगर सत्र आ जाता है तो 42 दिन का टाइम और होता है, जो ऑर्डिनेंस पावर जो मिली हुई होती है हमारे भारत के राष्ट्रपति को, उस पर 1.5 महीने का समय और होता है कि कानून बनाने के बाद जैसे ही सत्र बैठेगा उसके जस्ट 1.5 महीने के बाद उसके द्वारा बनाया गया कानून स्वतः जो है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो 1.5 महीना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 1.5 यानी 7.5 महीने भारत का राष्ट्रपति चाहे तो अधिकतम 7.5 महीने तक अपनी ऑर्डिनेंस पावर का प्रयोग कर सकता है। ठीक उसी तरीके से उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के वायसराय पर, जो भारत का वायसराय हुआ करता था, उस पर यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति हुआ करती थी कि अगर कोई भी कानून अगर बन करके नहीं आ पाता है ब्रिटेन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो भारत के वायसराय के पास में पावर होगी कि वो तत्कालीन प्रभाव से कोई भी कानून बना करके अपनी मर्जी से उसको भारत में अप्लाई कर सकता है। तो ये हुआ था 1861 में, वायसराय ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उम्मीद करता हूं अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा अध्यादेश जारी करने का, क्योंकि हम आगे की क्लासों में भी इसको पढ़ेंगे, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट अगले वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1862 में 3 हाई कोर्ट की भारत में स्थापना हुई, 3 हाई कोर्ट।
और 3 हाई कोर्ट का मतलब 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ पर हुई, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता। दूसरा सब जानते हैं मद्रास। तीसरा सब जानते हैं बॉम्बे। तो 3 हाई कोर्टों की स्थापना 1862 में, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। और ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन के अकॉर्डिंग, 1862 में ही पोर्टफोलियो कमीशन था एक। 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब भारतीय विभागों का क्लासिफिकेशन कर दिया गया। किसके तहत, तो पोर्टफोलियो एक कमीशन के तहत। 1862 में एक पोर्टफोलियो कमीशन बना करके तैयार किया गया, जिसके तहत इंडियन डिपार्टमेंट का क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया तो उस समय भी भारत का वायसराय कौन था, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वायसराय वही होगा जो कि चला आ रहा है, लॉर्ड कैनिंग। हैं, क्लियर? चलिए, यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर कैसी भी कंडीशन में रह जाता है तो मुझसे एक बार कमेंट ज़रूर कर दे, मैं उसको आगे वाली क्लास में, जब दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसके कमेंट का आंसर दे करके करूँगा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है प्यारे भाइयों, तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्लास कैसी लगी, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। जो क्लासों को लगातार करेंगे उनकी समझ में 101% आएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, और आपने भी नोट कर लिया होगा, और मैंने भी टैंक को फुल कर लिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फटाफट से वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो भाई। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक जो है वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में भी, क्योंकि लाइव क्लास का जो मज़ा होता है वो नहीं आता यार इसमें। इसके बाद प्यारे भाइयों, आगे की कंडीशन ध्यान रखेंगे। आगे की महत्वपूर्ण घटनाएँ क्या घटित हुई, आगे की घटनाएं कुछ इस तरीके से घटित हुई कि जिस समय भारत का वायसराय 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन बनकर के आया था। जिस समय 1884 से लेकर के 1888 तक भारत का वायसराय बनकर के आया लॉर्ड डफरिन, और इसने अपने समय काल में क्या किया प्यारे भाइयों, यहाँ से ज़रा आप समझने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब आप यहाँ से बखूबी ये बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अब तक जो वायसराय चल रहा था वो कौन चल रहा था, लॉर्ड कैनिंग चल रहा था। और लॉर्ड कैनिंग के बाद में 1884 से 1888 तक अगला वायसराय बनकर के आया लॉर्ड डफरिन। और जैसे ही लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनकर के आया तो उसने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी कांग्रेस की स्थापना वास्तव में लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने जिम्मेदारी सौंपी किसको थी, तो आपने अच्छे तरीके से नाम सुना होगा, ए.ओ. ह्यूम का। मैं आपको बता दूं कि जिस समय भारत का वायसराय बनकर के 1884 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन आया था तो सबसे पहले इसने एक व्यक्ति था जो कि एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर्स था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। और उस ए.ओ. ह्यूम से ये बात बोली गई लॉर्ड डफरिन के द्वारा कि भारत के अंदर जितने भी डेलिकेटेड पीपल्स हैं उनका आप एक ग्रुप बनाइए, एक दल बना करके तैयार कीजिए, और उसी दल का नाम जो है वो क्या रखा गया, कांग्रेस रखा गया। तो यहाँ से बात आती है कि कांग्रेस का मतलब ही क्या है, तो कांग्रेस वास्तव में
अपने आप में एक यूएसए की क्या है, पार्लियामेंट का नाम है। तो यूएसए की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेलिकेटेड पीपल, यानी एक उच्च योग्य व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है, कांग्रेस कहलाता है। तो यहाँ पर 1884 ईस्वी में जब वायसराय लॉर्ड डफरिन था, तो इस लॉर्ड डफरिन ने ही एक रिटायर्ड ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स एओ ह्यूम से ये बात बोली कि आप भारत में जितने भी डेलिकेटेड पीपल्स हैं उनका एक ग्रुप बना करके तैयार कीजिए। और उस ग्रुप का नाम ही क्या रखा गया, कांग्रेस, क्योंकि डेलिकेटेड पीपल्स का ही ग्रुप क्या कहलाता है, कांग्रेस कहलाता है। और कांग्रेस यूएसए की संसद को भी क्या कहते हैं, कांग्रेस, अर्थात डेलिकेटेड पीपल का ग्रुप है यूएसए की पार्लियामेंट। अब ये बात पूछ ली जाती है कि बताइए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी, लेकिन वास्तव में उसमें उन पीपल, जो डेलिकेटेड पीपल थे, उनके ग्रुप को जो चुना गया था वो किसके द्वारा चुना गया था, तो कौन नहीं जानता, तो एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम के बारे में सब जानते हैं, यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम इसको बोलते हैं। पूरा नाम इसका एलन एक्टोवियन ह्यूम है, इसका कंप्लीट नेम। तो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के समय काल में कांग्रेस की स्थापना हुई एओ ह्यूम के द्वारा। और आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेशन का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रथम सत्र जो हुआ, कांग्रेस का पहला सेशन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो बॉम्बे में हुआ 1885 में, बॉम्बे में हुआ था 1885 ईस्वी में। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का पहला सेशन, पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में तो हुआ था, लेकिन बॉम्बे में किस जगह पर हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो पहला सेशन बॉम्बे 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बताइए इस फर्स्ट सेशन के, यानी फर्स्ट सेशन के प्रथम प्रेसिडेंट किसे घोषित किया गया, यानी सबसे पहला अध्यक्ष जो बनाया गया कांग्रेस के सेशन का, वो किसको बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे WC बनर्जी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे WC बनर्जी को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस में फर्स्ट सेशन का, या कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, उसमें सबसे पहला अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी को बनाया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक और बात यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट आती है कि 1892 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, तो 1892 ईस्वी में इस कांग्रेस वर्ड में 2 वर्ड और जोड़े गए, और वो कर दिया गया आगे जोड़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कहने का मतलब, इंडियन नेशनल का मतलब यहाँ पर हम शॉर्ट में INC, यानी जो कांग्रेस वर्ड था 1892 में, इसमें 2 वर्ड और जोड़ दिए गए, इंडियन नेशनल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। अब यहाँ से पूछा जाता है कि ये भाई वर्ड किसके द्वारा जोड़े गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का नाम बदल करके किसके द्वारा रखा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद में प्यारे भाइयों नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस भारत परिषद अधिनियम के बाद, इस भारत परिषद अधिनियम के बाद में 1892 में एक और एक्ट पारित करके भेजा गया, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ तो मेरा आ रहा है, लिखाई आपको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर ही लूँ अच्छे से, परेशान करता है फिर ज़्यादा। चलिए इसके बाद 1892 में अगला एक्ट पारित करके भेजा गया, इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके भेजा गया, अर्थात भारत परिषद
अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे पहले वर्ड यानी शब्द फर्स्ट टाइम इलेक्शन, अर्थात निर्वाचन। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए किस एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया इलेक्शन, ठीक है, निर्वाचन वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और इसके बाद में इसी एक्ट के तहत 1892 के तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ। उस केंद्रीय विधानसभा के गठन में मेंबरों की जो संख्या रखी गई वो कितनी रखी गई, 60। तो यहाँ पर ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज मेड, ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज मेड, अर्थात कहने का मतलब केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। ये जो गठन किया गया इसमें टोटल मेंबर्स की जो संख्या रखी गई वो 60 रखी गई। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बताइए किस एक्ट के तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, जिसमें मेंबरों की संख्या 60 रखी गई। और यहाँ पर इसमें बेहद इंपॉर्टेंट ये भी बात आप याद रखेंगे कि भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने की अधिकार मिला। भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं। यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कि जो बजट पेश किया गया था 1860 में, उस 1860 के बजट के तहत भारतीय जो लोग थे उन भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने के अधिकार मिले। और अधिकार मिलने के साथ उनको यहाँ पर कोई भी बजट पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 1899 से लेकर के 1905 के लिए अगर हम जाते हैं तो प्यारे भाइयों 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का वायसराय जो बनकर के आया, जो कि सबसे बदनाम वायसराय के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन। तो नेक्स्ट वायसराय जो बनकर के आया वो आया लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन अगला वायसराय बनकर के आया। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन को भारत का बदनाम वायसराय, उसका रीज़न मैं बताऊंगा, बदनाम वायसराय के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1899 से लेकर के 1905 तक वायसराय भारत में बनकर के आया लॉर्ड कर्जन, उसको भारत का बदनाम वायसराय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि इसने आकर के ये अच्छे तरीके से इस बात को जानता था कि अगर भारत में हमको शासन करना है तो भारत के लोगों में फूट डलवाना जो है हमारे लिए अनिवार्य होगा। अगर भारत के लोगों में फूट नहीं डलेगी तो जब तक हम भारत में शासन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसी बात के लिए 1899 से लेकर के 1905 तक, चलो ऊपर ही लिखे देता हूँ, 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का वायसरॉय जो बनकर के आया वो आया लॉर्ड कर्जन, और जिसको जाना जाता है एक बदनाम वायसराय के नाम से। ठीक है, बदनाम वायसराय के नाम से क्यों जाना जाता है उस पर ये बात अभी आपको पता चल जाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अच्छे तरीके से जानता था कि अगर भारत में हमको शासन चलाना है तो भारत के लोगों में फूट डलवानी होगी, और फूट इसी ने डलवाई थी। और फूट डालने का काम जो प्रारंभ किया था अंग्रेज़ों की ओर से इसी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। और यहाँ पर इसने क्या किया, सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में ही इसने 1905 ईस्वी में डिवाइडेड बंगाल
बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया, एक को बोल दिया ईस्ट बंगाल और एक को बोल दिया वेस्ट बंगाल। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ईस्ट बंगाल और एक को बोल दिया वेस्ट बंगाल। यानी कहने का मतलब इसने आकर के लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल। लेकिन एक बंगाल इसने ऐसा रखा जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से क्या थी, 3 गुनी थी, और एक ऐसा रखा जहाँ पर हिंदुओं की संख्या, जहाँ पर एक बंगाल को ऐसा रखा जहाँ पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से 3 गुनी थी, और एक जगह ऐसा रखा बंगाल जहाँ पर हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से 4 गुनी थी। और इसी कारणवश इसने यहाँ पर फूट डलाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही फूट डलाने का काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जस्ट उसके 1 वर्ष के बाद में 1906 में मुस्लिम पक्ष की ओर से एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो किसने की थी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आगा खां के द्वारा। और कहाँ पर, ढाका में। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग बाई आगा खां इन ढाका, मुस्लिम लीग बाई आगा खां इन ढाका। तो ढाका में आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगा खां द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। क्लियर भैया। और मुस्लिम लीग की जैसे ही स्थापना हुई तो यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद ही 1907 ईस्वी में जो दूसरा सेशन हुआ, सूरत सेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ, सूरत सेशन हुआ। यानी कहने का मतलब सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। जरा ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, जब हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया गया उसके बाद में 1906 ईस्वी में अगले वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई आगा खां के द्वारा, यानी ढाका में। और उसके जस्ट अगले वर्ष कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। और जो सूरत अधिवेशन हुआ, उस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बट गई। एक कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो गया, एक कांग्रेस हो गई नरम दल वाली और एक कांग्रेस हो गई यहाँ पर गरम दल वाली। तो नरम दल कांग्रेस और गरम दल कांग्रेस, दो कांग्रेस जो है वो 2 भागों में यहाँ पर बट चुकी थी। और जब ये 2 भागों में बट चुकी थी तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब हिंदू मुसलमानों ने फूट की स्टार्टिंग, नॉर्मल सी बात है, जब अंग्रेज कर चुके थे तो उसको आगे भी कौन बढ़ाएगा, अंग्रेज ही आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद में कुछ रिफॉर्म एक्ट बना करके पारित करके भेजे गए, जिससे मुसलमानों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, कि जिससे मुसलमानों की संख्या जो भारत में कम है, हिंदुओं के अपेक्षा जो अल्पसंख्यक थे, उस बात को ध्यान में रखते हुए इनको एक तरीके से राजनीतिक तौर तरीके से हिंदुओं के क्या कर दिया जाए, बराबर खड़ा कर दिया जाए, जिससे कि एक दूसरे में अच्छे तरीके से फूट डल सके और हम शासन कर सकें। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसके बाद में 1907 में कांग्रेस का जब सूरत सेशन हुआ तो कांग्रेस 2 दलों में यहाँ पर बट गई, एक नरम दल और एक हो गया गरम दल। और नरम दल और गरम दल में बटने के बाद में प्यारे भाइयों आगे की कंडीशन क्या हुई, आगे की कंडीशन ये हुई कि 1909 ईस्वी में, इसी बात के लिए 1909 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1909 ईस्वी में एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पारित करके अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया। तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, अर्थात दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं इसे हिंदी में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित करके भेजा गया। अब यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम जो पारित करके भेजा गया था, ये केवल और केवल इसका टारगेट ही क्या था, केवल इसका टारगेट था कि भारत में हिंदू मुसलमानों में फूट करे और हम आसानी से शासन करें। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो मार्ले नाम है, ये मार्ले वास्तव में क्या है, तो मार्ले एक नाम था। मार्ले उस समय कौन हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी ये राज्य सचिव हुआ करता था। यह कौन हुआ करता था, राज्य सचिव भारत में, मार्ले। और मिंटो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो सेकंड इसका नाम था। ये लॉर्ड मिंटो सेकंड जो था ये कौन था, ये भारत का उस समय वायसराय था। ठीक है, तो भारत का वायसराय था मिंटो, और मार्ले कौन था, भारत का राज्य सचिव था। इन दोनों के नाम से मिलाकर के एक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित करके भेजा गया। और इसका जो टारगेट था वो वास्तव में मार्ले मिंटो सुधार को हिंदू मुस्लिम फूट था।
ठीक है। लेकिन इसको जो देखा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो दिखाया गया था, वो दिखाया गया था एक राजनीतिक तरीके से हिंदू मुसलमानों को अलग करना, लेकिन वास्तविक टारगेट जो था वो हिंदू मुसलमान फूट था। और हिंदू मुसलमान फूट इसका रीज़न था। तो इसी बात से आप यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के तहत ही सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न बना करके तैयार किया गया। यानी कहने का मतलब मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न बना करके तैयार किया गया। सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न, और सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न का मतलब नॉर्मली आप समझ सकते हो पृथक निर्वाचन मंडल। ये इनके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बना करके तैयार किया गया इसी मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के तहत। उसका टारगेट क्या था, ये बात आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि यहाँ पर इस सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न पृथक निर्वाचन मंडल के तहत अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम्स को वोट के स्पेशल राइट्स दिए गए। यानी कहने का मतलब स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार दिए गए। और स्पेशल अधिकार कुछ इस तरीके से दिए गए कि प्रत्येक मुसलमान एक मुस्लिम प्रत्याशी को तो निश्चित रूप से वोट देगा ही देगा, बाद बाकी दूसरा प्रत्याशी कौन है वो दूसरा वोट अपनी इच्छा से दे सकता है। यानी कहने का मतलब एक राजनीतिक तौर तरीके से हिंदुओं को या मुसलमानों को हिंदुओं के समान रखने की कोशिश की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे फूट अच्छे तरीके से पड़ सके। और मुस्लिम सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के लिए बना करके तैयार किया गया, जिसमें मुस्लिम को स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार दिए गए वोटों के, जिसमें ये निश्चित था मुस्लिमों के लिए कि प्रत्येक मुस्लिम एक मुस्लिम उम्मीदवार को 101% वोट देगा, बाद बाकी दूसरा जो प्रत्याशी होगा मुस्लिम है या हिंदू, वो अपनी इच्छा से कोई भी उसको वोट कर सकता है। तो इस बात के लिए अहम भूमिका निभाई थी इन लोगों ने। इसके बाद में ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इस एक्ट के बारे में, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के बारे में भारत का सर्वनाश का जिम्मेदार जो बोला वर्ड या जो पंक्ति जो बोली कि भारत के सर्वनाश का जिम्मेदार किसने ठहराया, तो ये भैया गांधी जी ने। किसने ठहराया? गांधी जी ने। तो यही मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट था जिसके बारे में गांधी जी ने बोला था कि भारत के सर्वनाश का जिम्मेदार है ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ये लाइन बोली गई थी गांधी जी के द्वारा और इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के लिए, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों की कहानी यहीं तक थमने वाली नहीं थी। नॉर्मल सी बात है कि जब लगने लगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही उपद्रव होने लगा है, तो उपद्रव होने के साथ साथ कि अब अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ चुकी है यहाँ पर, तो इसके बाद में फिर कुल मिलाकर के 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पारित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से भेजा गया। उसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में अभी जानकारी हम करते हैं आगे के लिए। चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर लाइक करने लायक है, अनलाइक करने लायक है तो अनलाइक कर दीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे। चलिए, वेलकम बैक। इसके बाद में 1919 में नेक्स्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पारित करके भेजा गया।
यानी अर्थात हिंदी में लिखे देता हूँ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फिर पारित करके भेजा गया। लेकिन बात आता है कि उस समय मोंटेग्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस समय मोंटेग्यू कौन था, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि मोंटेग्यू उस समय राज्य सचिव हुआ करता था। और बात आती है चेम्सफोर्ड की, तो कौन नहीं जानता चेम्सफोर्ड के बारे में। तो चेम्सफोर्ड उस समय कौन था, वायसरॉय। उस समय भारत का वायसराय था। दोनों के नाम से मिलाकर के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित करके भेजा गया। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस से पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैं आपको बता चुका था कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक बंगाल को जम करके लूटा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और जो बंगाल को जम करके लूटा गया वहाँ पर डायरकी लगाई गई, द्वैध शासन प्रणाली को लगाया गया। और द्वैध शासन प्रणाली को लगाने के साथ साथ ही जम करके जब उसे लूटा गया तो प्यारे भाइयों उसी को बंगाल की लूट या भारत की लूट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जैसे ही भारत में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ और क्राउन रूल स्टार्ट होने के बाद में जो राजाशाही शासन चला करते थे उन पर ब्रिटिश वालों ने अपना अधिकार स्थापित किया। तो अधिकार स्थापित करने के बाद में अपने प्रांत उन्होंने बना करके तैयार कर लिए। और प्रांत बनाने के साथ में ही 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के तहत जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे उन पर सब पर डायरकी को फिर दोबारा से अप्लाई कर दिया गया, जो कि किसी समय पर लगाई गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। उसको दोबारा से 1919 से लेकर के 1935 तक 1919 से लेकर के 1935 तक, थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे आप, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ मैं, मुंह से बोल देता हूँ जब तक, कोई बात नहीं। 1919 से लेकर के 1935 तक डायरकी इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो द्वैध शासन लगा दिया गया ब्रिटिश प्रांतों में फिर से, जो कि 1765 जो पिछली क्लासों में 1765 से 1772 तक जिस समय रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था उस समय लगाया गया था। तो डायरकी इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी कहने का मतलब ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन फिर से लगा दिया गया। ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन, अर्थात कहने का मतलब जितने ब्रिटिशर्स का अधिकार जिन जिन प्रांतों पर था उन पर से डायरकी अप्लाई कर दी गई। और डायरकी अप्लाई कर दी गई इससे पहले जो हम पिछली क्लासों में कवर कर चुके हैं कि जो हम आपको बता चुके थे कि सैलरी और वेतन जितना भी रेवेन्यू जो भारत से इकट्ठा हुआ करता था उनका सबका, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे उनका भारत से दिया जाया करता था। लेकिन फिर से पुनः, यानी सबसे पहले तो ब्रिटेन से ही आया करता था, उसके बाद में बीच में भारत से दिए जाने लगा। लेकिन इस 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के तहत 1919 में फिर से जो सैलरीज ब्रिटिश ऑफिसर्स की हुआ करती थी वो फिर से स्टार्ट कर दी गई। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो यहाँ से सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। फ्रॉम ब्रिटेन अगेन, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिकारियों के वेतन, अधिकारियों के वेतन फिर से ब्रिटेन से दिए जाने लगे। प्यारे बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप नोट करेंगे जैसा जिसकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद में प्यारे भाइयों यहाँ से विशेष मैं आपको बात बता दूं कि जैसे ही 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भारत में पारित करके भेजा गया और यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत दोबारा से की गई, तो उस द्वैध शासन की पारदर्शिता को जांचने के लिए ही एक कमीशन बना करके तैयार किया गया।
हैं, जिसे कौन नहीं जानता, साइमन कमीशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये बात तय की गई मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के तहत कि हर 10 साल के बाद में जो डायरकी ब्रिटिश प्रांतों में लगाई जा रही है, क्या उसका सही तरीके से पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसी बात के लिए हर 10 साल के बाद में ये निर्णय लिया गया कि हर 10 साल के बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात की पारदर्शिता की जाँच करेगा कि वास्तव में द्वैध शासन जो लगाया गया है उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि 1919 से लेकर के 1929 में साइमन कमीशन को आना था, लेकिन उस समय 1929 में चुनाव होना था ब्रिटेन में। इसी बात के लिए 1927 में ही 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन को बना करके तैयार कर दिया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत में भेज दिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन जो है वो आया, यानी कहने का मतलब साइमन आयोग। अब जो साइमन आयोग आया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इस साइमन आयोग में 7 मेंबर्स रखे गए। अब यहाँ पर बात आती है कि साइमन कौन था, तो साइमन उस आयोग का कौन था, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अध्यक्ष था। ये मत समझना कि साइमन आयोग, तो साइमन क्या वर्ड था, तो साइमन जो कोई नहीं था, एक व्यक्ति का नाम था जो इसका अध्यक्ष था। इस अध्यक्ष में 7 के 7 मेंबर्स थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि 7 के 7 फिरंगी थे। कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, सभी के सभी फिरंगी थे। और फिरंगी जब सब थे तो इसी बात के लिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ भारत में आकर के। और विरोध होने का रीज़न ही क्या था, केवल विरोध होने का रीज़न ये था कि यहाँ से जो डायरकी हमारे यहाँ पर जो अप्लाई की जा रही है, वो डायरकी लेने वाले कौन होंगे, वो भी फिरंगी होंगे। जो यहाँ से साइमन कमीशन की रिपोर्ट बना करके तैयार करेंगे वो कौन होंगे, वो भी फिरंगी होंगे। और जहाँ पर जो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी वहाँ पर भी कौन होंगे, वहाँ पर भी फिरंगी होंगे। तो भारतीयों का अस्तित्व इसमें क्या रहा, इसी बात के लिए यहाँ पर भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया और यहाँ पर नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, अन्यथा वापस नहीं जाते हो तो इसमें कम से कम हमारा एक भारतीय भी होना चाहिए, जिससे हम पारदर्शिता की जांच कर सकें कि जो डायरकी हम पर अप्लाई की जा रही है उसका सही तरीके से प्रयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसी बात के लिए साइमन कमीशन का क्या किया गया, विरोध किया गया कि हमारा कोई ना कोई भारतीय जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप सारे के सारे फिरंगी इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट जो बनाई जाएगी वो फिरंगियों के द्वारा बनाई जाएगी और जो डायरकी लगाई जा रही है वो भी फिरंगियों के द्वारा लगाई जा रही है। और उस रिपोर्ट को जो कोई भी पढ़ेगा वो भी ब्रिटेन में फिरंगी ही पढ़ेंगे। इसमें एक भारतीय का होना अनिवार्य है और इसी बात का विरोध किया यहाँ पर। और प्रोटेस्ट जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ। तो दैट कमीशन प्रोटेस्टेड इन लाहौर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, दैट कमीशन प्रोटेस्टेड इन लाहौर, यानी कहने का मतलब लाहौर में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। और लाहौर में विरोध प्रदर्शन होने के कारण बस ही, जिनको कौन नहीं जानता, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की सिर में लाठी लगने के कारण क्या हो गई, मौत हो गई। तो लाला लाजपत राय की सिर में लाठी लगने के कारण ही यहाँ पर क्या हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाहौर के इस प्रोटेस्ट में, लाहौर के साइमन कमीशन के विरोध में और नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी पर लाठी चार्ज कराने वाला कौन सा अधिकारी था, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो आदेश दिया गया था वो लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा आदेश दिया गया था लाठी चार्ज करने का। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का जब विरोध लाहौर में हो रहा था तो उस समय जो लाठीचार्ज करने के आदेश दिए गए थे उस समय किसके द्वारा, किस अधिकारी के द्वारा दिए गए थे, तो उस समय लेफ्टिनेंट स्कॉट जो था उसके द्वारा ये आदेश दिए गए थे। और जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं और आगे की क्लासों में हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे भी उसको, क्या आपने नाम सुना ही होगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हत्या करने के लिए गए थे ब्रिटेन में, वो स्कॉट की ही हत्या करने के लिए गए थे। लेकिन जिस समय स्कॉट का निकलने का टाइम अपनी ऑफिस से था उस समय स्कॉट नहीं निकल करके आया था और उसको ये तीनों के तीनों बंदे नहीं पहचान पाए थे। वह सांडर्स नाम का अधिकारी जो है वो वहाँ से बाहर निकल करके आया था। तो स्कॉट की जगह पर सांडर्स की हत्या कर दी गई थी इन तीनों के द्वारा, यानी किस किस के द्वारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। तो ये वही स्कॉट है जिसने लाठीचार्ज कराया था इस साइमन कमीशन के विरोध में और उसमें लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों कि बताइए साइमन कमीशन का भारत के अंदर सबने विरोध किया, लेकिन वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इनका समर्थन किया इस साइमन कमीशन का। तो ये 3 नाम थे जिन्होंने साइमन कमीशन को फॉलो किया या साइमन कमीशन को
आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शॉर्ट में ही लिखे दे रहा हूँ, समझ जाना, बोल भी रहा हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरे थे यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। और तीसरा जो नाम था उसके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, मोहम्मद सैफी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर और तीसरा कौन था, मोहम्मद सैफी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग। तो ये तीन ऐसे थे जिन्होंने इस साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था बल्कि बढ़ावा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बताइए साइमन कमीशन का विरोध किस किसने नहीं किया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद सैफी ग्रुप, इन्होंने नहीं किया था। क्लियर बात। तो नॉर्मल सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे अब आप खुद ही समझ चुके होंगे कि जब प्रोटेस्ट बढ़ चुका लाला लाजपत राय की, जब यहाँ पर मृत्यु हो गई सिर में लाठी लगने के कारण से, तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है कि आगे के लिए विरोध और बढ़ेगा। तो जब विरोध बढ़ेगा तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से ये भी बात समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों कि इस विरोध को शांत करने के लिए, जैसा आज की डेट में आपको पता है कि चाइना के साथ में चल रहा है, अभी तो गोली नहीं चली है, अभी वार्ता चल रही है। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले देखा तो अभी वार्ता चल रही है। वार्ता से मैटर सुलझता है तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। तो इसी तरीके से जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर देश की जनता जो है वो और बुरे तरीके से भड़कने लगी। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों की ओर से एक व्यक्ति आगे बढ़ कर के आया समझौता करने के लिए। अब वो व्यक्ति कौन था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वो व्यक्ति कोई नहीं, 1928 में वो व्यक्ति जो समझौता करने के लिए आया वो लॉर्ड बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड। और लॉर्ड बर्कनहेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये उस समय कौन था, तो ध्यान रखेंगे ये राज्य सचिव हुआ करता था। और ये राज्य सचिव बात करने के लिए आया, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, इस प्रोटेस्ट को, इस विरोध को रोकने के लिए। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के साथ में बैठक हुई यहाँ पर किसकी, राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की, कि आप इस विरोध प्रदर्शन को रोकिए, यहाँ से आगे मत बढ़ने दीजिए। मोतीलाल नेहरू से यहाँ पर गुहार लगाई गई, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया लॉर्ड बर्कनहेड से कि यहाँ पर अब ये कोई विरोध नहीं रुकेगा, अब हमको स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, अब हमको स्वराज चाहिए। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्वराज का मतलब आप यहाँ पर बखूबी समझ भी चुके होंगे। स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, यानी कहने का मतलब हमें अपना शासन अपने आप करने दीजिए, हमें स्वराज चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए स्वराज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्वराज शब्द जो नाम दिया गया, स्वराज शब्द जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वराज वर्ड जो दिया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज वर्ड दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस स्वराज नाम के जो नारे लगाए गए थे वो किसके द्वारा लगाए गए थे। सर्वप्रथम तो आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसके नारे लगाए गए थे। तो दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। स्वराज वर्ड दिया किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज वर्ड के नारे किसने लगाए, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसके बाद में जब मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड बर्कनहेड की बात को नहीं स्वीकार किया तो लॉर्ड बर्कनहेड भी माइंड गेम, अंग्रेज तो थे ही माइंड गेम जिन्होंने शुरू से खेला कि एक आया और इतने सारे क्षेत्र में शासन करके चला गया। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया लॉर्ड बर्कनहेड की, ठीक है मोतीलाल नेहरू जी हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपको भी तो हमें कुछ सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने बात कही, मोतीलाल नेहरू जी ने, कि वो हमें क्या बात सिद्ध करनी है बताइए। कि आपके जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दल की जितनी भी पार्टियां, उनके सभी के अध्यक्ष को इकट्ठा करने के बाद में आप अपना एक मसौदा बना करके तैयार कीजिए भारत का शासन चलाने के लिए। और जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं उन सब से उस पर साइन कराइए और सारे के सारे लोग सहमत हो जाइए। और हम तुमसे वादा करते हैं कि अगर आपकी रिपोर्ट पर सभी के सभी लोग साइन कर देते हैं और सभी की सहमति बन जाती है तो हम 1 साल के भीतर ही आपको स्वराज दे करके यहाँ से वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये लॉर्ड बर्कनहेड जो है वो अच्छे तरीके से जानता था कि एक ही मसौदे पर हिंदू और मुसलमान, अब इतनी बड़ी फूट डल चुकी है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक नहीं हो सकते हैं। तो इसी बात के लिए यहाँ पर इसने ये बात मोतीलाल नेहरू से बोली और मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को क्या किया, एक्सेप्ट भी किया। और इन्होंने एक रिपोर्ट बना करके तैयार की जो 1928 में रिपोर्ट बना करके तैयार की और इस रिपोर्ट को जाना जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से। तो कुल मिलाकर के 1928 में नेहरू रिपोर्ट
बना करके तैयार की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और यहाँ पर जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट बना करके तैयार की गई, लेकिन इस पर सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो नेता हुआ करते थे, उनके साइन होना बाकी था। लेकिन ये बात लॉर्ड बर्कनहेड अच्छे तरीके से जानता था कि मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते, और एक बंदा निकला भी ऐसा जो कि इस पर साइन नहीं कर पाया, इस नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं हो पाया। वह व्यक्ति कौन था? तो उनमें से कौन नहीं जानता है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर साइन नहीं किया इस रिपोर्ट पर, और यहाँ पर शर्त हार गए कौन? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू जब यहाँ पर शर्त हार गए, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि इस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत अब अगर देश चलाने की, देश की राज व्यवस्था चलाने की बात आई, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, उसमें भी बात देश चलाने की होंगी। इसी बात के लिए इस नेहरू रिपोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, या फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस के मुताबिक जो भारत के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार थे इस नेहरू रिपोर्ट में, वो भी सम्मिलित थे। इसी बात के लिए फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी पहली लिखित मांग मौलिक अधिकारों की इंडिया की, इसी ब्लूप्रिंट को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आप विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अगर उतार लिया है तो यहाँ से आगे के लिए आप सहमत हो जाइए। ठीक है, अब जब यहाँ पर मोतीलाल नेहरू इस शर्त को हार चुके थे, तो मोतीलाल नेहरू के शर्त के हारने के साथ साथ ही इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर मांग कर दी कि ठीक है मैं आपसे शर्त हार चुका हूँ, लेकिन अब अगर आप हमको स्वराज नहीं देते हैं तो स्वराज न देने के बाद में आप हमको डोमिनियन स्टेट दे दीजिए। डोमिनियन स्टेट, और डोमिनियन स्टेट का मतलब आप समझ सकते हो कि बनाया गया कानून तो जो होगा वो आपके द्वारा होगा, लेकिन उसे लागू करने का जो काम होगा वो हमारा होगा। और ऐसे स्टेट को ही डोमिनियन क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं, डोमिनियन राज्य बोलते हैं। कि कानून आप बना सकते हो, लेकिन उस कानून को लागू करना, चलाना वो जो है हमारा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भड़क गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि पिताजी अब हमको कोई भी डोमिनियन स्टेट बिल्कुल नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए तो चाहिए वो केवल क्या चाहिए? हमको केवल और केवल पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रख दी। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर डोमिनियन स्टेट की जब बात की, तो मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ बोल दिया कि पिताजी अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी पूर्ण स्वराज के चक्कर में प्यारे भाइयों 1928 ईस्वी में ही, 1928 ईस्वी में ही कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई। और आप कौन नहीं जानता है? एक ओल्ड कांग्रेस और एक यूथ कांग्रेस। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1928 ईस्वी में ही कांग्रेस दो भागों में बट गई। 1928 में कांग्रेस जो है दो भागों में बट करके तैयार हो गई। एक ओल्ड कांग्रेस, एक यूथ कांग्रेस। और ये बात आप समझ सकते हैं कि ओल्ड कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? नॉर्मल सी बात है, पुराना आदमी, बुढ़ा आदमी। कौन होंगे वो? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और यूथ कांग्रेस के कौन होंगे? जवान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर दो भागों में बट गई, और दो भागों में बटने के साथ साथ ही प्यारे बच्चों यहीं पर इसी बात के लिए पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और आगे के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की चली। और इसी बात के लिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज
दिवस मनाया गया और इसी बात के लिए यह अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हमारा जो भारतीय संविधान लागू होगा वो चाहे किसी भी वर्ष हो, वो 26 जनवरी को होगा। और इसी बात के लिए हम 26 जनवरी को 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नॉर्मल सी बात है, पूर्ण स्वराज दिवस के ऊपर ही इसी बात के लिए संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया, जो कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था 26 जनवरी का दिन 1930 को। तो प्यारे भाइयों, आज की कहानी को, आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगली क्लास में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम आएगा। और भारत शासन अधिनियम के तहत 80% हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी से रन करता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और जैसा कि एक बार आपसे फिर मैं चलते चलते एक बात बोल रहा हूँ कि अपने हाथों से आप खुद नोट्स बनाइए और उनको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कीजिए, अपनी भाषा में लिखिए और जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। बाद बाकी आपको पता ही है कि मेरा पुराना चैनल उदय क्लासेज वो हैक हो चुका है, उस पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बात के लिए नया चैनल है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस पर तेज़ी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो सकें और मैं फटाफट से आपके सामने लाइव आ सकूँ। ठीक है, खुश रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।